बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। इमरान खान साहब का बयानिया अपनी जगह, लेकिन एक हकीकत जो कि एक तल्ख हकीकत है वो बनकर सामने आ रही है, वो ये कि हुकूमत में होते हुए भी कमज़ोर है। उसकी ये वजह है कि हुकूमत अनपॉपुलर है। उसकी ये वजह है कि मुल्क में महंगाई है, इस वक्त फूड इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर रही है, पेट्रोल की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रही हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बुरी गवर्नेंस है, वो मईशत है या वो हालात है, मुआशी हालात जो कि इस हुकूमत को विरसे में मिले हैं। वैसे तो हर हुकूमत यही कहती है, कोई वज़ीर आज़म आए वो यही कहता है कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। इमरान खान साहब जहां आज एहतजाज कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी उनका एहतजाज था, लोग बाहर निकले। इमरान खान साहब ने फिर वही बातें रिटरेट की कि इलेक्शंस करवाए जाएं, ये हुकूमत मुल्क को डुबोने के लिए आई है और अवाम सरापा एहतजाज है। लेकिन जहां ये बात है वहां इमरान खान साहब का जो साजिशी बयानिया है या जो उनका ये नैरेटिव है कि मेरी हुकूमत को साजिश के तरीके से निकाला गया, गो के उस गुब्बारे से हवा निकाली जाती है। लेकिन इमरान खान साहब बड़ी कन्वीनियंटली हर 1 या 2 हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ नया ले आते हैं, कुछ ना कुछ नई एडिशन कर देते हैं। अब एक एडिशन इस दफ़ा इमरान खान साहब की जानिब से नहीं हुई, बल्कि हुकूमत की जानिब से हुई, खुर्रम दस्तगीर खान साहब हुई। असल वजह क्या मुस्लिम लीग नून ने बता दी है कि इमरान खान साहब का प्लान क्या था और मुस्लिम लीग नून के साथ क्या होने जा रहा था? खुर्रम दस्तगीर का क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान के जो सियासी मामलात थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। हमारी सीरियस मालूमात, ये आदमी जो है ये सियासतदान नहीं है। क्या आप अपने मुखालफीन को ये कहें कि मैं किसी सूरत इनको बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं किसी सूरत इनको छोड़ूंगा नहीं? क्या इससे मुल्क आगे बढ़ सकता है? और इस मकसद के लिए इन्होंने ये इंतजाम किया था, आपके वो कानून नजर से गुजरा होगा जिसमें रिटायर्ड सेशन जजों को हाई कोर्ट के जज के बराबर मुराद देनी थी और उन रिटायर्ड लोगों को चुन चुन के अदालतों में लगाना था। और जहां जहां पे जो है वो सियासी मुखालफीन PMLN हो या कोई और जमात हो, उनके केसेस चल रहे थे, वहां पे उन सब को जो है ये इस 1 साल में सजाएं दिलाने का प्रोग्राम। तो आपको कौन ये मालूमात फराम कर रहा था कि साल के आखिर में बड़ी तब्दीली होगी और उसके बाद सब जेल जाएंगे? इनके अपने लोग जो है वो जब हमसे बातें करते हैं वो कहते हैं ये पागल आदमी है, ये इस मुल्क को किसी हादसे से 2-4 कर देगा, ये इसके कोई बात इसके पल्ले नहीं पड़ती। बाय एंड लार्ज वही बातें राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं। तो क्या ये बातें फिर वाकई ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं? क्योंकि असद उमर साहब ने तो बाकायदा तौर पर ये मुतालबा कर दिया है DG ISPR से कि जी इस बात की भी वजाहत कर दीजिए। असद उमर साहब ने जो कहा वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है, सबको पता है वो क्या कह रहे थे। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने सच बोल दिया, असल तो यही हो रहा था। और आज जब नैब कवानीन के अंदर हम इस तरह की अमेंडमेंट्स देखते हैं जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, तो इमरान खान साहब के बयानिए को तक़वियत मिलती है कि मुझसे NRO मांग रहे थे, अब ये खुद को NRO दे रहे हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मईशत का मसला भी अपनी जगह मौजूद है। हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी मौजूद हैं, जनाब काशिफ अब्बासी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी है। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ देर में सलीम बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मालिक साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर बहुत शुक्रिया। ये क्या इस बात को अब ये समझ लिया जाए कि फिर ये मुस्लिम लीग नून ने असल बात इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने की बता दी है और वजह मईशत नहीं थी, मईशत कोई तबाह नहीं हो रही थी या कोई ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी, मसाइल कुछ और थे? नहीं, मईशत तो बड़ी सीरियस इश्यूज थे, लेकिन और इन लोगों को पता था कि अगर हम इस वक्त आएंगे तो हमें बहुत सख्त फैसले करने पड़ेंगे, अनपॉपुलर फैसले करने पड़ेंगे। रीज़न ये थी कि हर सवाल यही करता था कि इसके बावजूद आए क्यों। सबको नज़र आ रहा था कि जो अभी आगे आपको करना पड़ेगा, जो इकॉनमी जिस स्पायरल में थी, तो वो वजह पहले भी हम लोग तो प्रोग्राम्स में कहते थे बात कि इनका असल वजह आने का यही था कि ये एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से बड़े परेशान थे। इनको ख्याल था कि अगर एक पर्टिकुलर जनरल साहब लग गए आर्मी चीफ तो हम रगड़े जाएंगे, हम अंदर भी होंगे, सज़ाएँ भी होंगी और इलेक्शन भी हाथ से हमारे निकल जाएगा और शायद हमें अगला इलेक्शन भी पता नहीं मिलता या नहीं मिलता। तो इनका मेन तो वो फैक्टर था। आई डोंट थिंक कि कोई इतनी रेवलेशन कोई ऐसी बात थी। ऑब्वियस वॉज स्टेटेड, क्योंकि अब वो एक सिटिंग मिनिस्टर ने बात की है तो उसका वज़न और है, उसका कॉन्टेक्स्ट और बेहतर हो गया। लेकिन ये कोई ऐसी खुफिया बात नहीं थी। एवरीबडी न्यू क्यों आए थे। आपको याद है आपके प्रोग्राम्स में भी, अपने प्रोग्राम्स में भी हम डिस्कस करते रहे ये चीज़ें कि इनका अपना प्लान भी सिर्फ 2 माह के लिए था कि हम आएंगे, 2 ये
लॉज वगैरह में चेंजेस करेंगे और फिर आगे गेम चलेगी। सिर्फ इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ना हो अक्टूबर में, ये खुद तो इनका अपना भी प्लान नहीं था कि ये रहेंगे। ये तो जब इमरान खान की वो एकदम मूवमेंट निकली और 2-4 हफ्ते में इतना ज़्यादा मोमेंटम आ गया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो ये फिर देवर कॉट लाइक ए डेयर इन हेडलाइट्स। तो अब इनको दिन के 3-4 हफ्ते उस मामले में गुजर गए कि अगर इस वक्त हमने कोई इलेक्शन अनाउंस किया तो फिर मोमेंटम इज़ इन फेवर ऑफ इमरान खान, ये मोमेंटम डाउन हो जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि वो मोमेंटम भी उस पीक पे नहीं रहा जिस तरह पहले था। इन लोगों को इकॉनमी के सख्त फैसले करने पड़ गए, बजट देना पड़ गया, इनकी मजबूरी है, लेकिन ऑल दे वांटेड वाज कि हम आ जाएं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना हो जब अक्टूबर में ये बड़ा फैसला हो। इस वक्त इनका ख्याल था कि हम शायद इलेक्शन जीत के आ जाएंगे अक्टूबर में, फिर हम फैसले कर लेंगे, लेकिन कोई मेरे नज़दीक सिर्फ एक ऑफिशियल उस पर कलर आ गया है जो उन्होंने बात की है खुर्रम दस्तगीर ने, बट इट वॉज नॉट ए रेवलेशन। ठीक, हमारे साथ सलीम बुखारी साहब भी मौजूद हैं, बुखारी साहब ने भी ज्वाइन करिए, बहुत शबाब का भी। काजी साहब, एक कम से कम खुर्रम दस्तगीर साहब ने अभी मालिक साहब फरमा रहे हैं कि कोई नई चीज़ नहीं है, चले एक ऑफिशियल, क्योंकि सिटिंग फेडरल मिनिस्टर ने बात की है, बट सर ये रेवलेशन चले ना कहें, एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर कहें जो कि कॉन्फर्मेशन है। हाँ, कॉन्फर्मेशन है। चले उन्होंने एक एंडोर्स कर दी। सर जो साजिश वाला बयानिया है सर, उधर जो हवा निकल गई है, या इमरान खान साहब हैज द कैपेसिटी टू इन्फ्लेट इट ऑल ओवर अगेन कि कुछ ना कुछ नई एडिशन कर देंगे उसके अंदर? देखिए, कॉन्फर्मेशन या कुछ भी होता है कि लेट्स लुक एट द पॉलिटिक्स ओनली। मसला यह है कि क्या ये कॉन्फर्मेशन, ये किस चीज़ की कॉन्फर्मेशन है? यानी खुर्रम दस्तगीर साहब ये कह रहे हैं कि अदलिया भी साथ मिल जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ मिल जाएगी, जितने लोग हैं सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हम अंदर चले जाएंगे, ये 15 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाएंगे, चाहे मकबूल हैं चाहे गैर मकबूल हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा सा इसमें मसाला भी है, थोड़ा सा इनके खदशात भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुर्सी की लड़ाई है, हर कोई इस कुर्सी की लड़ाई में सबसे आगे भागना चाहता है। ये वोट को इज्जत दो के नारे हों, हम सबसे ज़्यादा जमहूरी के नारे हों, ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें कोई आकर ये कहे कि हमारे साथ मिल के कोई काम कर लेते हैं, या इलेक्शन जीत जाओ या हुकूमत गिरा दो और ख़ुद हुकूमत बना लो, सारे इस काम के लिए तैयार हैं। और उसके बाद जब ये शुरू हो जाता है, जब ये सारी गेम बननी शुरू हो जाती है, तो फिर आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसकी लॉजिकलाइज करने के लिए कि इसकी हम क्या किसी को रैशनल देंगे, उसके साथ साथ रैशनल्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक, इस केस में मैं खुद PMLN के बहुत से लोगों से मिला जिस वक्त ये सारा कुछ चल रहा था। आई एम श्योर मालिक साहब भी एक दो जगह पे तो मालिक साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। मसला ये था कि जी करना क्या, वो जी अनपॉपुलर इसके गिरा दें। किसी ने कहा जी वो तो आपको पता ना DGSI का इशू, अपॉइंटमेंट का इशू हो गया था नवंबर में, उसके बाद सारों ने फैसला किया कि इसको गिरा देते हैं। अब हर महीने गुजरते महीने 2 महीने बाद एक नई वजह सामने आ जाती है कि इसको इस वजह से गिराया गया था। कभी यानी आपको याद होगा ये शुरू हुआ था मईशत तबाह हो गई है इस वजह से इसको गिराना, फिर को नवंबर की अपॉइंटमेंट का मसला आ गया। किसी ने कहा जो पिछले नवंबर में जो अपॉइंटमेंट फंस गई थी उसकी वजह से इतना गुस्सा था, उसकी वजह से गिराना पड़ गया। अब ये है कि जनाब नई वजह नहीं बदल गई है कि जनाब हम सारे अंदर चले आते अगर ये हो जाता। मुझे लगता है कि सारे के सारे इकट्ठे हो गए, सारे चाहते थे कि हुकूमत गिर जाए और हम किसी तरह हुकूमत में आ जाए। उस सारे का रास्ता निकला इस साल के शुरू में। वजह उसकी कोई भी हो सकती है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ये सारे तैयार बैठे थे। बॉस इस मुल्क में वोट को इज्जत दो का नारा जो है ना, वो नारा आपको और हमें और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बिलीव नहीं करता। वरना अगर आपने असूल के मुताबिक चलना है तो फिर आप असूल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फायदे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अरे सर, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, फिर तो इमरान खान साहब का बयानिया कि जी साजिश होगी, अमेरिका ने कर दी, वो भी फारिग का बयानिया कि जी वोट को या PMLN का वोट को इज्जत दी जा रही है, जी मुईशत डूब रही थी हम इसलिए आ गए। असल में तो इट्स लार्जर देन दिस ना, एक तो पिक्चर और ही है बिल्कुल। तो मैंने कब कहा कि एक ठीक है दूसरा गलत है? मैं तो यही कह रहा हूं कि नारेबाजी जो है वो हुकूमत किसी को गिराने का और किसी तरह हुकूमत में आने का नाम है ना भाई इस मुल्क में। बिल्कुल ठीक है। आप ये देख लें, आपने खुद अपनी ओपनिंग में कहा जी ये मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं आपको सिर्फ पिछले 4 वज़ीर आज़म के मालिक साहब मईशत की बात कर रहे थे। मैं मईशत को समझता नहीं, इसमें मईशत के ऊपर बहस नहीं करता जरा, क्यों, बिकॉज मैं मालिक साहब से GDP की बात करूंगा, ये कहीं सर्कुलर डेट पे पता नहीं कि वो केडी आ जाते हैं जी, वो ट्रेड डेफिसिट पे आ जाएंगे, लेकिन हर वजीर आजम ने पहली तकरीर में कहा एवरी प्राइम मिनिस्टर सिंस 2008 जी क्या मुल्क तबाह होने वाला है, मईशत बर्बाद हो गई है, कल्ले दा कम नहीं, और ये मईशत ठीक नहीं हो सकती। जब जाते कहते हैं हम ठीक करके जा रहे हैं, अगला आके कहता नहीं जी ये और बर्बाद करके। मुनीब, टू पुट इट वेरी ब्रीफली, इनकी असेसमेंट ये थी कि अगर एक अपॉइंटमेंट
हो गई जिसका इनको खौफ था, तो इनकी सियासत भी ख़त्म है, इनकी आज़ादी भी ख़त्म है। और वही बात है कि पावर आइए ना आइए, अंदर तक कम से कम ना जाइए ना। तो वो दोनों काम अंदर जाने से बचने के लिए सब कुछ किया गया। बुखारी साहब सर, फिर फैक्ट ये है कि वो अभी जैसे काशिफ साहब ने भी कहा कि सारे किसी एक का बयानिया दुरुस्त नहीं है, पावर पॉलिटिक्स थी, उसी के लिए आए हैं। और ठीक है, लोगों को जो मर्जी आप चूरन बेचते रहे सियासी तौर पे, यानी हम वोट को इज्जत दिलवाने के लिए लेकर आए हैं। मसला ये है, जब आप टर्न कोर्ट्स को माजरत के साथ लोटों से वोट लेते हैं, फिर बेनिफिट करते हैं, वो कहाँ गया वोट को इज्जत दो का बयानिया, कहाँ गई जी उसूलों की सियासत। बेसिकली इट्स ऑल पावर पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल से खुर्रम दस्तगीर के बयान से शुरू करते हैं इस बात को। वो ये कह रहे थे कि सबको उन्होंने डिस्क्वालीफाई करना था, मारा हो जाना थी। पहले दिन से लेके जब से इक़्तिदार में आए इमरान खान साहब, एक नारा उनका जो है वो तसलसल के साथ रहा, बगैर किसी ब्रेक के, छोड़ूंगा नहीं, सबको जेलों में भेजूंगा। ये मैंने तो नहीं कहा था, ये एक कंसिस्टेंटली उन्होंने कहा है, एक महीने में 340 दफ़ा भी कहा है उन्होंने। दैट मीन्स दैट ही वांटेड दिस, कि ये सारी लॉट जो है, ये सारे लूटर्स हैं, दे प्लंडरर हैं, ये इनको तो ये चोर हैं, डाकू हैं वगैरह वगैरह। एक ये। दूसरा ये कि उस वक्त की अदलिया का रोल, बहुत हिम्मत चाहिए इस करने के लिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। क्या अदालतों से फैसले नहीं लिए गए अपनी मर्जी के? मुझे आप ये बताएं कि आप भी एक वकील हैं, मेरे सारे दोस्त बैठे हैं, वो बड़े काबिल आदमी हैं, जिस चीज़ की प्रे न की गई हो पटिशन में, उसके ऊपर कभी सज़ा होती है? नई पटिशन ला के आप उसी पर बेशक सज़ा कर दें, बिल्कुल ठीक है। ये फैसला नहीं हुआ यहाँ, क्या केस था पनामा का, सज़ा हुई कामा के ऊपर। ये कमाल का फैसला था। अली अहमद कुर्द ने कहा, मैं उस जज का दर्शन करना चाहता हूँ जिसने इतना कमाल का फैसला दिया है। अब अली अहमद कुर्द को मुझे तो सीरियसली लेना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि उसके बाद आ गया उनका बयानिया। उनके बयानिया का जो हाल हुआ है उसके ऊपर तकरीर करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, एक पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग, और एक अब फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। अगर हमारी एजेंसियां, जिनको दुनिया में कहा जाता है वो नंबर 1 है, वो टॉप पर है, अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में 3 मरतबा ISPR के DG ने, जो एक जनरल के रैंक का बंदा है, आके कहा कि कोई साजिश नहीं थी, मुझे बताएं उस बयानिए में क्या रह जाता है? बाकी सर, बट ये इनका बयानिया जो हुकूमत में आए हैं, अब ये तो ये इनका बयानिया को नहीं, इन पर आ रहा हूँ ना। देखिए, ये एक तो खौफ जिसका गुलाम दस्तगीर साहब ने, ये फिर फैक्चुअल बात है ना कि यार सारू डाक छड़ना सी अंदर, उन्होंने फारग करा देना। दूसरी बात ये कि इनको आने की जल्दी क्यों थी? देखिए, ये जो बयानिया है ना कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इंकशाफ डोनाल्ड लू की उस सफीर के साथ मुज़ाकरात ने किया, ये बिल्कुल बेमानी है, बिल्कुल बोगस है। ये उससे 6 महीने पहले से, और 2 महीने, यानी उससे 1.5 साल पहले जब PDM बनी थी, आप मुझे बताइए उसके अंदर था कि नहीं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे हम? एक। उसके बाद इमरान खान साहब 2 महीने पहले से कह रहे थे ये लेके आए, इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ जाएगी। ये मेरे बयान है सर। बट एक बात मेरी, इन जो तमाम जमातों का मुरक्कब है ये हुकूमत, क्या आपको लगता है ये जमातें जो आज हुकूमत में हैं, ये मईशत की दर्द में, अवाम के दर्द में इमरान खान साहब को निकाल के आई हैं? नहीं आई ना। ये तो अपने सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट के लिए आया होगा। इमरान खान साहब अपनी सियासत को बचा रहे हैं एक बयानिया देकर, बिल्कुल ठीक है, उसमें हवा है या नहीं है, तो ये भी इसलिए आए हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जमातें अब हो गई सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर आए, अपनी गर्दन बचाने की खातिर आए, लेकिन इनमें से ये तो देखें कितनी जमातें खुद इमरान खान साहब के साथ थी। तब तो वो सारे लॉयलिस्ट थे, जो उनके तोहफे छोड़े हुए आज कहते हैं कि जनाब ये जो राजा रियाज है ये यूं है, ये यूं है। ये तोहफा दिया किसने है जनाब? पार्लियामेंट को। ये तोहफा आपने कबूल करके आपके साथ 3.5 साल रहे, उसके बाद मुनर्रफ हुए। हमारा कसूर तो नहीं है, ये आपकी सिलेक्शन बुरी थी। आपने लोटों की जो बरसात थी आपके ऊपर हुई थी, उस वक्त आपने अपना वही बयानिया रखना था जारे, जिस पर आपने कहा था कि मैं लोटों पर लानत भेजता हूं। हिमायती हैं सर आज की हुकूमत के एलाइज, जब इमरान खान साहब के साथ थे उनसे पूछे खलवत जलवे कोई गल कहें, अगर आप सजड़ा दबाव बड़ा साढ़े तक, अगर आप मुझसे पूछें, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि हुकूमत ने बहुत बड़ी बोंगी मारी है आके इस वक्त। ये हालात जो है, इनको चाहिए था थोड़ी सी पेशेंस रखते, थोड़ी सी और चक्की पीसते, जो पहले भी तो पीस रहे थे। ये सारा कुछ जो आज उनके ऊपर मलबा पड़ा हुआ है, ये सारा इमरान खान के ऊपर पड़ना था, इसलिए कि ये कोई हुकूमत 22 दिनों में या 2 महीनों में ना मईशत तबाह कर सकती है, ना मईशत बना सकती है। बट सर मालिक साहब, इसके ऑप्टिक्स देखिए ना सर। आज की हुकूमत, अब मईशत में मेरे भी हालात बड़े तंग है, मुआशी तजिया करते हुए फारग हो जाता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी मईशत मेरी तनख्वाह तक लिमिटेड है। काशिफ भाई साहब ने तो पहले माजूरी का इजहार कर दिया कि मईशत पे वो बात नहीं करेंगे। मैंने तो अपनी तनख्वाह दी भी समझ नहीं आती। ठीक है सर, और मैंने भी नहीं लग दी अंधे महीने तो बाद। लेकिन मालिक साहब सर ये बताएं, लुक एट द ऑप्टिक्स सर। एक हुकूमत, मखलूत हुकूमत आई है, वो कहती है मैं हुकूमत में हूं, पर सुबह शाम लोग अब उसके ऊपर
अलाउ मी टू यूज द वर्ड के बुरा भला कह रहे हैं, लान तान कर रहे हैं कि यार तुसी तबर्रा पढ़ रहे हैं कि यार ये की करता है तुसी, मतलब ये खे खानी थी आपने आकर और ये कर दिया आपने आकर, आपने मुल्क को डुबो दिया, आवाम गरीब पिस गए। तो लोगों के ऊपर इंप्रेशन क्या जा रहा है इस हुकूमत का जो आज भी है? सर मुझे बात ये है, वो अंग्रेजी की फ्रेज होती है ना, यू हैव टू लिव टू फाइट अनदर डे जी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी नवाज शरीफ साहब वगैरह के लिए, जरदारी साहब वगैरह के लिए, कि ये आज़ाद हों, जेलों में ना हों, इनके एसेट्स महफूज रहें। उसके बाद ही सियासत है, उसके बाद ही सब कुछ है। अब नैब लॉज में जो चेंजेस आई हैं, अब ऐसी चेंजेस हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। पहले तो आप वकील हैं, आप खुद बताएं, रेट्रोस्पेक्टिव जी 1999 पे चला गया। आपने जो सबसे बड़ी चीज़ थी 14C वो निकाल दिया उसके क्लॉज कि अब ओनस ऑफ प्रूफ नहीं रहा उस बंदे के ऊपर। आपने एसेट्स की डेफिनेशन चेंज करके बेनामी में से स्पाउस निकाल दिए, रिलेटिव्स निकाल दिए, एसोसिएट्स निकाल दिया। मैंने बेनामीदार निकाल दिया। अब मैंने अगर बेनामी में जायदाद या अपने बीवी बच्चों या साले बहनोई पे रखनी है तो कि या मैंने मोहल्लेदार पे रखनी है, आपने सारे वो निकाल दिए। आपने ये भी निकाल दिया कि अगर कोई बंदा आके वॉलंटरी रिटर्न करता है या प्ली बार्गेन करता है तो उसके जो बयान है, हल्फिया बयान, वो दूसरे के खिलाफ मुकदमे में इस्तेमाल नहीं हो सकता। शैल नॉट बी एडमिसिबल एविडेंस। सो अब इससे ज्यादा तो आपने कार्टर ब्लैंकेट अपने आप को कवर दे ही नहीं सकते थे। आई थिंक जो असल मकसद था, जो खुरम दस्तगीर ने भी बात की, अगर उनको सजाएं भी होनी थी तो इन्हीं केसेस में होनी थी, इसी एविडेंसेस में होनी थी। अब वो केसेस निकाल के आपने सो कॉल्ड कह दिया कि जी इनकम टैक्स में डलेंगे। इनकम टैक्स भैया, अगर FBR का वो रोल पूरा था, इनकम टैक्स का पूरा था, फिर नैब बनाने की जरूरत क्या थी? आज तो ये आप नैब खत्म कर देते। इस एक मॉथबॉल करके आपने एक नैब रख दी है। आई थिंक उनका असल मकसद पूरा हो गया। जो सबसे बड़ा खौफ था ये नैब का, जब बिल अब दोबारा पास हो जाएगा, जब जॉइंट हाउस में से हो जाएगा, तो जो असल मकसद था आने का वो खत्म हो गया। बिकॉज अब अगर जनरल फैज को अब लगा भी दें तो इन केसेस में इनको सजा नहीं दिलवा सकते। It's as simple as that. But जो उसको खौफ था कि जनरल फैज अपॉइंट हो गए तो ਅਸੀਂ अंदर हो जाएंगे, हमारा इलेक्शन निकल जाएगा, वो अब उनका खौफ खत्म हो गया। इसलिए अगर आप जनरल फैज अपॉइंट हो भी जाएं अक्टूबर में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको बहुत ज्यादा फिक्र होगी, बिकॉज नीचे से इन्होंने कालीन खींच दिया। बट आई थिंक सर ये हमारे ये रही है, ऐसी प्रेसिडेंट मौजूद है कि कानून बनाया जाता है, अदालत उसे स्ट्राइक डाउन कर देती है। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाने की, जब गिलानी साहब का मसला चल रहा था, अदालत ने उठाकर बाहर फेंक दिया। कैरी मेलो फिडे। अब जरा ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगा, इख्तिसार के साथ जरा मजीद बात करेंगे इसके ऊपर, काशिफ साहब के साथ भी और सलीम बुखारी साहब के साथ भी और मालिक साहब के साथ भी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद देते हैं। काशिफ साहब, ये फैक्ट है कि इमरान खान साहब ने कहा और बार बार कहा, अब भी वो कह रहे हैं कि नहीं मैं, ये लोग अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो सकते। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने कहा, क्या फरमा रहे थे सुनिएगा। हमने रूस से बात शुरू कर दी थी तेल की। अगर आपको फिक्र थी इस कौम की और आप सारा वक्त 3.5 साल से महंगाई की बात करते थे, तो आपने क्यों नहीं, 2 महीने हो गए, क्यों नहीं आपने रूस से तेल की बात की? क्योंकि आप अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका की इजाजत नहीं मिलती। अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका की इजाज़त नहीं मिलती। अब सर अप्रैल 2019 में अली जैदी साहब क्या फरमा रहे हैं वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से, जरा वो भी सुन लेते हैं। आपका पड़ोसी मुल्क है ईरान, गैस की पाइपलाइन छोड़ गया बलूचिस्तान के बॉर्डर पे। हिम्मत नहीं है कि आप अपनी पाइपलाइन लगाएं। मैं आपको यहाँ टीवी के ऊपर बैठ के कह रहा हूँ कि हमें इमीडिएटली खोलनी चाहिए। हम क्यों नहीं खोल रहे गैस पाइपलाइन ईरान के साथ? क्योंकि हम अमेरिका के साथ, हमारी तेदार से डर लगता है हमें। हाँ, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये काम करना। इंडिया सैंक्शन के बावजूद ईरान से तेल ले रहा है, बाकी फ्रांस भी ले रहा है, इंग्लैंड भी ले रहा है। हमें क्या, किसने काटा है? काशिफ भाई साहब, सर ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये तो फिर ये है कॉन्ट्रडिक्शन ऑन रिकॉर्ड, बट ये तो फिर किसी हुकूमत के लिए भी सियासी कंपल्शन हो सकती है। आज की हुकूमत के लिए, और जिस तरह अली जैदी साहब कह रहे थे, फिर इमरान खान साहब के लिए भी होंगी कुछ कंपल्शन उस पर? नहीं, कंपल्शंस तो होती हैं। देखिए, आप आइसोलेशन में नहीं रहते। जो भी काम होता है वो एक इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। आई मीन, आपने ये वो वक्त गुजर गया 80s और 90s वाला, जब ब्लॉक्स थे। आप पहले हम कितने चाहते थे अमेरिकन के मोस्ट एलाइड एलाई मेजर नॉन नेटो वाला, वो वक्त गुजर गया। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की लड़ाई है और उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बुनियाद पर फैसले होते हैं। ये तो कोई फैसला करेगा तो पता चलेगा अमेरिकी करते क्या हैं। मैं खुद जानना चाहूँगा कि अगर आप रूस जाएंगे तेल लेने के लिए तो उसका रिएक्शन क्या आएगा।
अब ये देखें कि अगर इमरान खान साहब का बयानिया ठीक है, देखिए बहुत सी आपने पहले भी मेरे से सवाल पूछा, मैं ज़रा सियासत की साइड पर चला गया। ये जो साजिश का बयानिया है, देखिए मसला ये है कि हमारे मुल्क में एक बयानिया बनता है और फिर वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, लोग उसके ऊपर आगे नहीं हम चल पाते। मतलब जिस तरह आपने लोटो का भी जिक्र किया, आपने बहुत सारी वो वोट को इज्जत दो का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत जमहूरी होने का भी जिक्र कर रहे हैं। मैं दिस इज हाउ आई सी इट। ये जो साजिशी बयानिया है, क्या साइफर है? बिल्कुल साइफर है। उसके अंदर बड़ी क्लियर लैंग्वेज में साइफर में लिखा है कि अगर कामयाब हुआ तो ये होगा, नाकाम हुआ। गवर्नमेंट कमीशन क्यों नहीं बना देती? बनाए कमीशन, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बनाती? खत्म हो बात। मैं मालिक साहब से एग्री भी कर रहा हूँ इस बात पे। मैं ये भी मेरा सवाल क्या है, देखें आप और मैं किसी टॉक शो में बैठकर तो फैसला नहीं कर सकते कि हुकूमत बाहर से गिराएगी या कि नहीं गिराएगी, कि अमेरिकन कोई रोल है या नहीं है। एक अमेरिकन, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस लेवल का डिप्लोमेट अमूमन डिप्लोमेटिक नॉर्म के बहुत खिलाफ है कि वो इस किस्म की गुफ्तगू नो टेकर्स की मौजूदगी में करे। ओवर अ कप ऑफ कॉफी जहां नो टेकर्स नहीं होते, अमूमन इस तरह की सख्त बातें कर दी जाती हैं, लेकिन जहां पे कोट्स लिखे जा रहे हैं वहां पे इस तरह की गुफ्तगू से परहेज किया जाता है। अमेरिकन की रजीम चेंज की एक हिस्ट्री मौजूद है, ये साइफर मौजूद है। और मैं पहले भी ये सवाल पूछ रहा था कि अगर कोई कहता है कि जनाब साजिश के एलिमेंट्स नहीं, हमें उसका नहीं मिला सबूत, तो ये भी कोई, कल आप जब मालिक साहब कह रहे हैं कि इसका बना दें जुडिशियल कमीशन, तो उसमें कहेगा सर आप जरा अपनी इन्वेस्टिगेशन तो बताएं कि आपने किस बुनियाद पे किया, आपने किस किस से सवाल पूछा। फिर सवाल के जवाब सारों को देने पड़ेंगे, इसलिए कभी इसका जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये तो हो गई वो बात जो कि सियासत की नजर हो जाएगी। हमारे मुल्क में अमूमन इस तरह की चीजें, पैनामा के ऊपर भी साजिश हुई थी, आपको याद होगा, ये बैनुल अक़वामी साजिश थी नवाज शरीफ साहब को गिराने की। हमें भूलना नहीं चाहिए, हर मुल्क, इस मुल्क में जो कुछ होता है वो या अमरीकी साजिश होती है या किसी और की साजिश होती है, किसी भी सियासी हुकूमत को गिराने के लिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि अमूमन इस तरह की चीजें तारीख की नजर हो जाती है। पैनामा गेट, वो क्या नाम था, मेमो गेट भी एक आया था, आपको याद होगा उस मेमो गेट का भी। ये सारे किरदार अब जो आप कह रहे हैं कि जी ऐसा हो गया, उस वक्त कुछ और कहा करते थे। अब नाउ कमिंग बैक टू इट, देखिए मसला ये नहीं है कि जो मैं बुखारी साहब के साथ बसा देता हूं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं। देखिए इमरान खान क्या कहता है उसकी बुनियाद पर थोड़ी आप फैसले करेंगे। किसी का ज़ाब्ते, किसी कानून, किसी कायदे के तहत फैसला होता है ना जी। अगर इमरान खान कहता है मैं अंदर डाल दूंगा, कोशिश करके उन्हें 2 बारी पा देता, सारे फैसले तो नहीं करवा सका। उसने खुद अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है कि यार मैं कितनी कोशिश की, अदालतें फैसले नहीं देती इनके खिलाफ। मैं अब आपको क्या बताऊं जी। मैं मालिक साहब भी एक जगह मौजूद थे, हमें कहा गया कि जनाब अगर हम बताएं कि किसके साथ किसकी मुलाकात हुई थी, मालिक साहब का याद होगा, असबात में सारे हालात हैं, उसकी तफसील में नहीं जाते। सही बात है। उन्होंने कहा किससे मुलाकात हुई थी तो आपकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। ये कुछ डीलों की बात हो रही थी जो एस्टैब्लिशमेंट की मैं बात नहीं कर, ठीक, ये जो 2 मुलाकातों जिसका जिक्र किया गया। सर यहां पर देखें, हर आदमी ने कोशिश करनी है कि हम किसी तरह हुकूमत में आके इसको गिरा दें, हम हुकूमत बना लें। वो लोग जो इदारों को गालियां निकाल रहे थे, आज इदारे के सबसे बड़े डिफेंडर बन के बैठे। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? क्योंकि हुकूमत मिल गई है, ये काफी है। देखिए ये कह देना कि सारी गलती उसकी है, सारा किया धरा उसका, दैट्स नॉट इनफ। हर एक अपना अपना किरदार अदा करता है इस मुल्क में, हर एक की कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ खामियां हैं। नैब के कानून का जिक्र करके मालिक साहब ने कहा कि जनाब वो जो करने आए थे, मसला ये कि करने क्या आए थे आपको पता नहीं था। अगर आप तजर्बाकार लोग हैं और आपको ये नहीं पता कि हमने मुश्किल फैसले क्या करने हैं, तो फिर तजर्बा किस काम का है? सबको पता था क्या हो रहा है, सबको पता था ये सारा कुछ करना है, लेकिन उस वक्त की सबसे अहम जरूरत ये थी कि केसेस का फैसला हो जाना है। और वो भी केसेस बहुत सारे नहीं थे, 2 केसेस ऐसे थे जो टीटी केस है, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी कि यार केसा का फैसला हो जाना है, इसलिए कुछ कर जाओ। ठीक, मेन इशू ये है बुखारी साहब, केसों का मेन इशू मसला ही केसेस का था। 2-3 बातें अर्ज करनी मुझे इजाज़त दें थोड़ी सी। एक तो ये है कि रशिया के हवाले से कि हमें उनसे तेल लेना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम में ज़िम्मेदारी से ख़बर ब्रेक कर रहा हूँ आपसे। पाकिस्तान ने मिसाइल्स के लिए और टैंकों के लिए 1.5 साल पहले रूस को पैसे दिए थे। 1.5 साल तक हम उसका तकाजा करते रहे हैं और अब हमें ये बताया गया है कि चूँकि इंडिया हमारा बहुत पुराना एलाई है, उन्होंने हमें कहा है कि हम आपको टैंक और मिसाइल ना दें। चेक कर लीजिएगा, मेरी ये खबर ठीक है, पैसे वापस मिल जाएंगे। मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ वही ना हो जो हमारे साथ F-16 की डील के साथ अमेरिकनों ने किया था। एक बात तो ये, लिहाजा जिनको पैसे दिए हुए चीज़ नहीं मिल रही, वो हमें कौन सा तेल बेचेंगे और कौन सा तेल हमें मिलेगा, कहाँ से वो रिफाइन होगा, ये सारे सवाल मैं अभी छोड़ रहा हूँ। अच्छा। दूसरी बात हमने की नैब की। नैब एक अदारा था जो एक फौजी डिक्टेटर ने बनाया था सियासतदानों को फिक्स करने के लिए। उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने आगाज किया था एहतसाब ब्यूरो का, उन्होंने भी लोगों को टाइट, वो भी मुझे याद है। बेसिकली इसके बारे में जो आलिया अदलिया के रिमार्क्स हैं, अगर आपको मैं लिस्ट कर दूं वो
जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये आर्म ट्विस्टिंग का, पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग का अदारा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसका वजूद ही नहीं होना चाहिए एंड वगैरह वगैरह। मेरा तो दिल करता है मैं तीनों बड़ी सियासी जमातों की अकल का मातम करूं बैठ के कि एक फौजी डिक्टेटर के बनाए हुए कानून के साथ सारे लटके हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात रह गई अमेरिका की साजिश वाली बात। देखिए ये जैसा काशिफ वासी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह के डिमार्शेज आते हैं, इस तरह की बातें चीत होती हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती कि 1.25 साल पहले हमें बताया गया ये कि वो ट्रंप के साथ मिलके वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं। वो कौन सा अमेरिका था? मुझे इसकी आज तक इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। फोन नहीं किया उन्होंने, इमरान खान साहब ने फारिग करो। करेक्ट। मैं कह ये रहा हूँ कि अगर मुल्कों के ताल्लुकात की बुनियाद इस तरह की फीलिंग, इस तरह की एलिगेशंस और इस तरह की डिमार्शेस पर होनी है तो फिर हमारा अल्लाह हाफिज है। बट मालिक साहब टुवर्ड्स द एंड अभी काशिफ साहब ने भी ये पॉइंट रेज किया। चले एक चीज एक मैं इसमें एक चीज क्या देखिए, मसला ये है, मैं बिल्कुल बुखारी साहब की तमाम बातों से एग्री करते हुए कहता हूँ, देखिए कवानीन में खामियां होती हैं, दुनिया में ये कानून मौजूद है, ये अकाउंटेबिलिटी लॉ को हमने नया नहीं बनाया इस मुल्क में। इंग्लैंड में इंग्लैंड का एसिड अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के नाम से बना, वो आप उसको अप्लाई कैसे कर, उसमें है क्या? उसमें यह है कि अगर आपके रिश्तेदार के या आपके जानने वाले किसी के नाम कोई एसेट निकलता है, रियासत ने 2 चीजें साबित करनी है। एक कि ये एसेट है और ये इसकी कीमत या ये इसके नाम पे है, यानी अगर मेरी बीवी के नाम पे मालिक साहब पोजेशन यूजेज, अगर आपके यूजेज में आपको पोजेशन, ये ओनरशिप और वो किसका, उसके आगे आपके ऊपर बर्डन है कि आपने साबित करना है कि वो आया कहां से। हम यहां पर इस चीज के पीछे कब तक छुपेंगे कि फौजी ने कानून बनाया? इसके अंदर खामियां हैं, बिल्कुल है। अरेस्ट का तरीकाकार वाजे कर दे कि अरेस्ट किस तरह होगा, बिल्कुल किस तरीके से चलेगा वो वाजे कर दे, लेकिन जो गलत चीजें खत्म कर दें सर, जो फिर एक सेकंड बस दीगर इदारे भी तो हैं, एंटी करप्शन है, तो फिर वो सारे इदारे खत्म कर दे तो उस मुल्क में इदारा क्या बचेगा? पाए नहीं, मालिक साहब से पूछता हूं, अगर आपने सारे इदारे इस वजह से खत्म कर देने हैं, आज मुनीब इसमें 2-3 अच्छी चेंजेस हैं। इन्होंने ये कहा, पहले लोग कहते थे जी हमारे पे इंक्वायरी डाल दिया 3-3 साल, उन्होंने उस पर टाइम डाला। अब इन्होंने कहा कि अगर कोई मेलाफाइड केस बना, अदालत ने फैसला दिया या एविडेंस जाली बनी हुई, 5 साल तक कैद देंगे, तो चेक्स इन्होंने डाले हैं 2-3 चेक्स डाले और सब होना भी चाहिए। मगर जब मेरे ऊपर से मलबा ही हटा दिया और सारा प्रोसिक्यूशन भी डाल दिया एसिड बियॉन्ड मींस वाला, तो फिर उसके बाद बाकी इररिलेवेंट ऑप्टिक्स रह जाते हैं। और जैसे मैं कहता कि बर्तानिया के कानून में फिर साबित, जिस पर इल्जाम सरकार लगाएगी उसने साबित करना है कि मेरा सर वो बिल्कुल ठीक है, सर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक फैक्ट तो है जिससे शायद हम सारे एग्री कर सकते हैं कि जितनी चेकर्ड हिस्ट्री एहतसाब की हमारे मुल्क में है, बर्तानिया में नहीं है। वो एंशिएंट डेमोक्रेसी है, वहाँ बड़ा पुराना मैग्ना कार्टा आया था और कब से वो चल रही है। जितनी गंदी हिस्ट्री हमारी है एहतसाब की, ऐसी नहीं है। तो नहीं आया था ना मैग्ना कार्टा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी उसे कहते हैं ना सर, चोरियों की है वो भी तो बर्तानिया की नहीं है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सर जो इस तरह के केसेस हैं, ये भी तो फैक्ट है ना कि लोगों को धक्के से भी इन्वॉल्व किया गया केसेस के अंदर और इवेंचुअली लोग एक्विट भी हुए हैं, ये भी तो फैक्ट है। उस चीज को खत्म करना चाहिए, एब्सोल्युटली। चेक्स एंड बैलेंसेस लाने हैं कानून। ठीक, मैं सर वक्त खत्म हो गया। काशिफ भाई साहब आपका, मोहम्मद मालिक साहब आपका और सलीम बुखारी साहब आपका, इस सेगमेंट से हम इजाज़त लेते हैं जी। अब वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ वज़ीर कानून मौजूद होंगे जनाब सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बात करते हैं इन तरमीम के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। मैं आज आप सारी कौम को ये बताना चाहता हूं, इन्होंने जो नैब का अमेंडमेंट कानून लेके आए हैं, और यही कानून इन्होंने कोशिश की थी जब हम फैटफ की लेजिस्लेशन असेंबली से पास कर रहे थे, तो इनका सिर्फ मकसद NRO 2 था। और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने अब जो चेंजेस लेके आए हैं, सारी कौम को पता चलना चाहिए कि 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म हो जाएंगे। इस मुल्क का 1200 अरब रुपया जो चोरी किया हुआ था इन सारों के नामों पे, वो सारा खत्म हो जाएगा। ये NRO 2 मिल जाएगा इनको कल। नैब अमेंडमेंट एक्ट जो कि सदर मुमलिकत के पास था, उन्होंने साइन करना था, साइन किए बगैर उन्होंने वापस भिजवा दिया। ये आईनी तकाजा है कि वो बेशक सदर पाकिस्तान साइन ना भी करें, वो कानून तो बन जाएगा, लेकिन सदर पाकिस्तान ने आज अपनी जो रिजर्वेशन थी उनका इजहार एक ट्वीट के ज़रिए किया। एक लंबा चौड़ा अकाउंट उन्होंने ट्वीट भी किया और अपनी जो रिजर्वेशन थी इस हवाले से वो बता भी दी, और उसको बाकायदा तौर पर
मजहबी एग्जाम्पल्स देकर उन्होंने जो मिसालें हैं उनको देकर सब्सटैंशिएट किया कि वो क्यों नहीं समझते कि इन तरामीम को बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल इख्तियार करनी चाहिए। जो फोकस्ड क्रिटिसिज्म है वो भी आपके सामने रख देते हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है जी कि जो तरामीम हुई हैं ये पर्सन स्पेसिफिक हैं, ये इन ख़ास लोगों के केसेस को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई हैं। क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। आप पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। अगर जरदारी साहब के अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपया निकले हैं तो जरदारी साहब ने बताना है कि ये 5,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट्स में कैसे आया। अब ये सेक्शन 14 खत्म कर दिया गया है और ये बर्डन नैब के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है कि वही बताएं कि जरदारी साहब के अकाउंट में 5,000 करोड़ रुपया जो है वो कैसे आया। सेक्शन 21G ओमिट कर दिया गया है। बैरून मुल्क से जनरेट हुई है अगर कोई एविडेंस तो वो अब कंसिडर नैब जो है वो नहीं कर सकेगा। जिस तरह से एवनफील्ड की या जो पैनामा के केसेस हैं, एसेट्स की डेफिनेशन जो है उसको तब्दील किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों या किसी और के नाम के ऊपर अगर कोई एसेट है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब जो फलूदे का केस है, जो शहबाज शरीफ का और जरदारी और बिलावल के जो अकाउंट्स के केसेस हैं वो क्लोज हो जाएंगे। सेक्शन 9 है उसमें अमेंडमेंट की गई है जो था कि आप अपनी जो जिंदगी है वो जो आपके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उनसे ज़्यादा गुजार रहे हैं उसको भी जुर्म के तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया गया है। सेक्शन 5 सब सेक्शन S, पहले 50 लोगों को अगर आप चीटिंग करते थे तो इसका मतलब ये था कि वो चीटिंग एट लार्ज है। अब 50 से बढ़ा के उसको 100 कर दिया है। और वो क्यों कर दिया है कि ख्वाजा साद रफीक का जो केस है आशियाना वाला, उसमें 76 लोग जो हैं वो शामिल है। सेक्शन 14 जो है आपने मनी ट्रेल देनी थी अगर आपने कोई एसेट खरीदा है। वो नवाज शरीफ के जो सारे एसेट्स हैं लंदन में, एवनफील्ड वगैरह, मनी ट्रेल की शर्त जो है वो खत्म कर दी गई है। इसी तरह से जो सेक्शन 4 है इसमें राजा परवेज, अशरफ, शाहिद खान अब्बासी, इनके मुकदमे जो हैं वो क्लोज करने के लिए अमेंड किया गया है। क्या वाकई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई है? जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले अब ये तनकीद तो आपने सुन ली, मैं देख रहा था सेनेट के अंदर भी आप इसका जवाब दे रहे थे, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये तारीख रही है, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की भी गई, अटैम्प्ट भी की गई, फिर कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन भी की। आपको मुझसे बेहतर पता है सर। ये जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं बहुत ज़्यादा अगर हम स्पेसिफिक डिटेल्स के अंदर जाएं, एक जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है कि आपने नैब को सिरे से ही टूथलेस कर दिया है। यानी कि अब एक तो बारे सबूत है वो भी प्रोसिक्यूटर के ऊपर चला गया और इस हवाले से जो शरीफ ख़ानदान है, आसिफ जरदारी साहब हैं, इनके केसेस को बड़ा मेजर बेनिफिट होगा बिकॉज इस कानून का इतलाक माजी से होगा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। जी मुनीब बहुत शुक्रिया। मैं सुन रहा था अभी फवाद चौधरी साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमारे, एक बात तो मैं पूरे एतमाद से यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये 80-85% वही अमेंडमेंट्स हैं जो इमरान खान की हुकूमत 2 नैब अमेंडिंग ऑर्डिनेंसेस के जरिए लाए थे। मासवा इसके कि उन्होंने चेयरमैन नैब जो उस वक्त के थे उन्हें राज़ी करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए और उनकी खिदमात के अफजाने के तौर पे ये लिखा था एक अमेंडमेंट में कि चेयरमैन जब तक तय्युनात नहीं होगा नया पिछला चेयरमैन ही उसको कंटिन्यू करेगा। और उन्हें पता था कि उन्होंने अपोजिशन की बात नहीं माननी, ना अपोजिशन से मुशावरत करनी है, तो यही चेयरमैन रहेंगे। रही बात सबसे पहला एतराज़ जो सदर साहब ने अपनी चिट्ठी में लिखा और जो आज भी वो कर रहे हैं वो बारे सबूत है जी। मुझे अफसोस है चौधरी फवाद, बावजूद इसके कि वो अब सियासत में बहुत ज़्यादा अरसे से हैं लेकिन वो वकालत में रहे हैं, बारे सबूत दुनिया में कहीं पे मुल्ज़म पे नहीं आता जब तक कि प्रोसिक्यूशन उसे बादी नज़र में एक दफ़ा साबित ना करे या एक दफ़ा वो नज़र बनाए ना केस। नैब तरामीम के हवाले से इमरान हुकूमत ने सन 2020 में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने ओपिनियन ली लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने फ़रोग नसीम साहब के ज़रिए कि हम बारे सबूत के बारे में नैब का आपकी राय चाहते हैं कि शरअ क्या कहती है। अच्छा, उन्होंने इन राइटिंग दी और हमने वो असेंबली के फ्लोर पे मैंने वो पढ़ के सुनाई थी जब सदर साहब के एतराज़ात का मैं जवाब दे रहा था। उन्होंने कहा कि ये गैर शरई है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में बारे सबूत जो है वो किसी सूरत मुल्ज़म पे नहीं आता। मुनीब आप खुद लॉयर हैं जी। कॉमन लॉ के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इसे हम वुलमिंगटन प्रिंसिपल कहते हैं, इट ऑलवेज लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन। नैब 1999 में बना, आज हम 2022 में खड़े हैं
मैं चैलेंज करता हूं कि मैं आपको मेरे साथ ये बैठ जाए। बेतहाशा जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि बर्डन नेवर शिफ्ट्स, तब शिफ्ट होगा जब प्रोसिक्यूशन वादी और नजर में केस बना लेगी, यानी प्राइमा फेशी केस बना लेगी जी। अब नैब करती क्या थी कि नैब बगैर केस बनाए वारंट उठाया, बंदे को पकड़ा, जेल में डाला, 2 साल जेल में रखने के बाद जमानत हो गई, तीसरे साल वो बरी हो गया, कहा कि जी आपको बाइज्जत बरी किया जाता है तो वो 2 सालों का हिसाब कौन देगा, मैं दूंगा या मुनीफ फारूक देगा? रियासत ने देना है ना। उसके बुनियादी इंसानी हकूक मिलिया मेट किए गए। आपके बारे में अदालतों ने लिखा कि नैब जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई है, हमारी हिस्ट्री है। मैंने आज असेंबली पे ये बात की थी कि पहला जो नैब ने कारनामा सर अंजाम दिया वो 2002 के इलेक्शन थे। जीते हुए एमएनए को नैब ज़दा करने के लिए उन पे मुकदमे बनाए गए। जिस लम्हे वो पैट्रियट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट में जाते थे उनके नैब रेफरेंस फौरन खत्म हो जाता था। भाई उसके बाद भी ये काम जारी रहा, माजरत से सियासी हुकूमतों ने भी किया और आखिरी दौर में तो इंतहा होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में लिखा। दूसरा एतराज ये करते हैं कि जी आपने सेक्शन 4 में तरामीम, सेक्शन 4 की तरामीम मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इनकी अपनी तरामीम है जिसमें पाकिस्तान भर के ब्यूरोक्रेट्स ने, सरकारी मुलाजमीन ने, इवन वुज़रा ने काम करने से इनकार कर दिया। हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टीका लगा, नुकसान हुआ, हमने पेट्रोलियम और एलएनजी की इंपोर्ट्स के सौदे नहीं किए, हमने और बहुत सारी चीजें जो प्रोक्योर करनी थी वो नहीं की, इस वजह से टाइमली नहीं की और उनके रेट्स कमोडिटीज के कहीं चले गए, फर्टिलाइजर समेत, कि जी नैब से डर लगता है हम प्रोक्योर करेंगे, लेन देन का मामला है वो आके हमें पकड़ लेंगे। ठीक है, हमने उसमें तरमीम की कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी अगर किसी से होती है तो जब तक उसमें एलिमेंट ऑफ करप्शन नहीं होगा आप नैब उस मुकदमे में उसको पकड़ेगी नहीं। इसी तरह लिखा कि जब तक ये जो काबीना के ईसीसी के फैसले हैं जब तक इनमें करप्शन साबित नहीं होगी कलेक्टिवली आप इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं, आपने मुल्क चलाना है या आपने जेलें भरनी है अपने सियासी सर ये बातें जो आपने फरमाई हैं ये थे कि ऑन रिकॉर्ड तो ठीक है, चले ये एक और मैं बहसियत कानून के तालिब इल्म के भी समझता हूँ कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर देयर वर सम मेजर फ्लॉज, ठीक है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में भी प्रपोज की गई अमेंडमेंट्स, लेकिन सवाल ये है सर कि आप सेक्शन 14 को सिरे से ओमिट कर देते हैं। आपने खुद बताया कि नहीं वो नैब का काम ऐसे था, वो किसी को भी पकड़ लेते थे, धर लेते थे, लेकिन एतराज़ ये है कि आसिफ जरदारी साहब के अकाउंट में पैसे आते हैं, ओमनी ग्रुप के मामलात होते हैं, मियां नवाज शरीफ के मामलात होते हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के केसेस चल रहे हैं, इनमें से जितने भी केसेस चल रहे हैं उनकी प्रोसिक्यूशन इफेक्टिवली निल हो जाएगी इस कानून की अमल दरामद के बाद। यानी प्रोसिक्यूटर के पास ना वो प्रूव कर पाएगा ना वो डिसप्रपोर्शनेट जो सोर्स जो उनके असासे हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम से, जो कि ज़ाहिरी तौर पर कई केसेस में नज़र भी आ रहे हैं, उनका सिरा कोई निखरा कोई निकल ही नहीं सकेगा। मुनीब आप माशाल्लाह खुद कानूनदान हैं, 9A6, 9A5, 9A6 पढ़िएगा। जी जी। कुछ नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन ने बाद जो एक प्राइमा फेशी केस है वो बनाना है तो उसके बाद आगे चलना है। ठीक है, प्रोसिक्यूशन बनाए ना ये केस के जरदारी साहब के अकाउंट्स में 14 अरब रुपए हैं और वो तो प्रोसिक्यूशन नहीं बताना है ना, अकाउंट को जाके उन्होंने जब थ्रैश करना है उनके पास इख्तियार है कि वो उनकी अकाउंट स्टेटमेंट हासिल करेगा, उनके पास कोई तो एविडेंस होगी ना कि जी ये आपके असासे हैं, फिर वो जरदारी साहब से कहेंगे कि आप अपनी इनकम हमें बताएं। ठीक है, वो उन्हें इनकम बताने के आज भी पाबंद है। मैं उनकी मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। ठीक है, मेरे खिलाफ इल्जाम है कि मेरे असासे मेरी आमदन से जायद है। ठीक, मुझे नैब पूछेगी कि जी आपके आमदन क्या है और आपके असासे क्या है, मैं पाबंद हूँ इस कानून के तहत भी उन्हें बताने का। लेकिन वो करते ये थे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे पास 12 लाख रुपए है, मैं उस अकाउंट्स में रखता हूँ, 4 लाख एक एमसीबी में, 4 लाख हबीब बैंक में, 4 लाख यूबीएल में, और मैं उन्हें बदलता रहता हूँ, कभी उधर से उठाया उधर रख दिया, कभी निकलवाए डाल दिए, कभी 2 लाख ऊपर हो गया, कभी 2 लाख नीचे हो गया। अब नैब क्या करता था अपनी ताकत के नशे में कि वो जितनी स्टेटमेंट में रोटेशन होती थी मनी की, यानी मैंने एक अकाउंट से 2 लाख निकलवाया, अगले में 2 लाख जमा कर दिया, उन्होंने निकालने वाली अमाउंट भी ऐड कर लेनी है, जमा कराने वाली भी करनी है, और एंड पे कहना है कि आपने 48 लाख रुपया बनाया इस तरह से। ठीक है जी, ये बड़ी बारीक बात है, ये मैं इस वक्त टीवी पे इतनी नहीं, वो बात सही है सर, जो आप फरमा रहे हैं वो बात सही है। अगर इतना सिंपल हो तो वाकई सर ठीक है,
मुनीब एक सेकंड मुनीब, हमने नैब को मुल्की कवानीन जो कि दीगर हैं उनको सामने रखते हुए और अदालती फैसलों को सामने रखते हुए ये अमेंडमेंट्स की हैं, और हमने नैब से कहा है कि आप पहले थ्रैश करेंगे प्राइमा फिशाई, ठीक है, जब आपके पास प्राइमा फिशाई केस होगा अब आप तब जाके बंदा पकड़ेंगे। ये नहीं है कि आप वहां शाही हुक्म जारी कर दे कि इन्हों फाड़ के अंदर पा दे होते, उस तो बाद इन्हों साल बाद पूछो कि पैसे कितों आए सन से किसे दिते सन। ये कोई कानून दुनिया में ये कानून कहीं पे नहीं है। अच्छा सर, ये चले ठीक है सर, मुझे ये बता दें, अब आपने सेक्शन 21G उसके अंदर जो उसका सब सेक्शन G है वो ओमिट कर दिया, और उसके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि वो पैनामा के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हुई है, मरियम बीबी का केस अभी भी चल रहा है, अपीलें ज़ेर समात है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा ही नहीं। एमएलए के तहत जो भी एविडेंस आएगी अब वो इट कैन नॉट बी मेड पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सबसे बड़ा एतराज ये है। मेरी यार सुन ले मुनीब, या कुछ चीजें ना हम लोग रैशनली नहीं देखते जी। वहां पे एक ब्लैंकेट कवर दे दिया गया था नैब को कि बाहर से एक चिट्ठी लिखे, चिट्ठी के जरिए जो चीज लिखी हुई आएगी आपने उसको मन्नो तस्लीम कर लेना है। दुनिया में ये कहीं पे नहीं है। हमने कहा है कि एविडेंस एक्ट के तहत जो चीज एडमिसिबल है वो आप ले सकते हैं, जो एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल नहीं है आप नहीं ले सकते। अगर आपका बैंकिंग ऑफेंसेस के लॉज के अंदर भी आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में लीगल चीजें मंगवाते हैं, एफआईए को इंक्वायरी कर रही है तो एमएलए वो भी करती है, लेकिन उसमें जो चीज हमारे कानून शहादत के तहत एडमिसिबल एविडेंस है वो इस्तेमाल होती है। यहाँ पे अंधा इख्तियार दे दिया गया कि whatever would be received from foreign jurisdiction, chairman NAB can order and that can be used against you। आप ये बताएं कि मेरे खिलाफ आपने कहीं पे प्लॉट कर लिया दूसरे मुल्क में लोगों के साथ मिलके और कहे कि मुझे आजम नजीर को आपने फ्रेम करना ही करना है, एक चिट्ठी जाती है चेयरमैन नैब की तरफ से, वो कहते हैं जी हाँ आपने जो बातें लिखी हुई हैं बादियों नजर में ये दुरुस्त है, वो मेरे खिलाफ कंक्लूसिव एविडेंस आएगी। वाई? मेरे जैसे अगर 22 करोड़ लोगों के खिलाफ वो एविडेंस नहीं आ रही तो यहाँ पे क्यों आए? उसके ओमिट करने से जो पाकिस्तान में राइज कानून शहादत है जिसके तहत 25 करोड़ लोगों के ट्रायल्स होते हैं और लोगों को सजाएं भी होती हैं समेत एंटी करप्शन की, और जो दुनिया जहान का कानून है ठीक है उसके तहत जो एडमिसिबल एविडेंस है वो वैसे ही इस्तेमाल होगी। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम बीबी के खिलाफ एडमिसिबल एविडेंस वहां से आती है, वहां की एक प्रॉपर चैनल से भेजी गई यहाँ की दरखास्त वहां पे एंटरटेन होके प्रोसेस हो के जो वापस चीज लिखी हुई आएगी। अच्छा ठीक है, वो बिल्कुल काबिल एतगाल है, ठीक है, नहीं कहा कि वो नहीं मानी जाएगी। ठीक। अच्छा सर ये बता दीजिए, हमारे मुल्क में केसेस लॉज बनते हैं, स्ट्राइक डाउन भी होते हैं, अदालत के अंदर ऑलरेडी आपको मुझसे बेहतर पता है एक सो मोटो चल रहा है अलेजेड जो प्रिजम्पशन है, अलेजेड प्रिजम्पशन या प्रिजम्पशन के ऊपर के जी कोई प्रोसिक्यूशन के अंदर तब्दीली की जा रही है हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर, ये कानून के अंदर तरमीम होती है, अदालत इसे के सामने से चैलेंज भी किया जा सकता है और शायद यकीनी तौर पर बल्कि चैलेंज किया जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये समझती है कि स्ट्राइक डाउन भी हो जाएगी क्योंकि आप लोग और आपकी लीडरशिप डायरेक्ट बेनिफिशरी है इन केसेस के। क्या मौक़िफ़ रह जाएगा एक सियासी हुकूमत का, एक वफाकी हुकूमत का, कि आप कानून बनाते हैं उसे बेला फाइडे डिक्लेयर किया जाता है, पर्सन स्पेसिफिक डिक्लेयर किया जाता है, जो कि एक ज़माने में करने की कोशिश की गई, पीपल्स पार्टी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया, कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो इनके साथ भी ये हो सकता है? देखिए पर्सन स्पेसिफिक तो कोई कमी छोड़ती नहीं है, जितनी पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हुई पिछले दौर में शायद कभी नहीं हुई। वहां पे तो जो एक दफा जो नैब ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसमें वो चीजें थी जो कि हमने कभी बतौर वकील सुनी नहीं है। यहाँ पे तो ये भी कानून बनाया गया कि जो बंदा 90 दिन हलफ नहीं लेगा उसको पीछे से यानी कि रिट्रोस्पेक्टिवली फारिग कर दिया जाएगा ताकि साग डार की सीट खाली हो जाए, वहां से सेनेट का रुकन मुंतखब किया जाए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 10 वोटों की बर्तरी थी और जो सेनेट में 49 और 50 का फर्क था एक वोट का, वो पूरा कर लिया जाए। ये लंबी बहस है। नेशनल असेंबली में इस वक्त 200 से ज्यादा अरकान मौजूद हैं, सेनेट मुकम्मल है, पार्लियामान का काम कानून साजी करना है। अगर ये कानून आइन से मुतसादम नहीं है, अगर ये अदालत उज़्मा के फैसलों से मुतसादम नहीं है, फैसलों से मुतसादम वैसे हो सकता है और सस्टेन भी कर सकता है क्योंकि जो आपके कानून को बरतरी है यानी कि उसकी जो आप कानून की बालादस्ती है वो अपने तौर पे मुसल्लमा है। अगर ये आइन से मुतसादम नहीं है तो ये टेस्ट पास करेगा। हमने असेंबली फ्लोर पे कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई पिछले कई सालों में
जिस एक बिल के ऊपर 5 घंटे जो है असेंबली ने प्रोसीडिंग की हो, इस केस में हुई थी, लाइव टेलीकास्ट हुई, एक एक शिक्ष जो है उसकी वजह बयान की गई कि क्यों इसको आप 90 दिन का आपने रिमांड रखा हुआ था। ठीक है, अगर FIA मेगा करप्शन स्कैंडल्स 14 दिन के रिमांड के साथ चला सकती है, अगर 1947 से लेके आज तक एंटी करप्शन में 14 दिनों में रिमांड चल जाता है, अगर कातिल का, रेपिस्ट का, डकैती, बैंक करोड़ों की बैंक डकैतियां करने वालों का रिमांड 14 दिन का है, तो नैब को वो कौन सा अलग कानून है कि आपने 90 दिन, वो तो 90 दिन तो थे टेररिस्ट के लिए बनाए गए कि उनको डीब्रीफ करने में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर एतराज़ात अपनी जगह मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इरादा भी रखती है इन तमाम अमेंडमेंट्स को वंस दे बिकम लॉ तो इनको अदालत के अंदर चैलेंज भी किया जाएगा। और हमारे मुल्क की तारीख रही है कि अदालत उज़्मा ने ना सिर्फ उनके सामने जब कोई कानून जो कि आइन से मुतसादम हो, बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादम हो या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस या फैसलों से मुतसादम हो, ऐसे कानून को स्ट्राइक डाउन भी किया गया है माजी के अंदर। बहरहाल देखना यह है कि इन तरामीम का, इस अमेंडमेंट का फेट क्या होता है। अभी तो यह कानून बनने जा रहा है। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देखा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।